ओके। तो लास्ट क्लास में हमने अपना कन्वेक्शन पढ़ा था, जो कि हमारा कन्वेक्शन जो लास्ट हमने पढ़ा था, उसके बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेसिकली आप जानते हैं कि थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन हमने पढ़ा डिटेल वे में, उसके बाद कन्वेक्शन पढ़ा। कन्वेक्शन में बेसिकली जो भी रिलेशंस हैं, इम्पेरिकल रिलेशंस हैं, नसल्ट नंबर, प्रांटल नंबर, ग्रिचॉफ्स नंबर, इन सारे का कम्बिनेशंस किस तरीके से है उसमें हम लोगों ने देखा, और मैंने आपको नोट्स भी शेयर कर दिया था कल ग्रुप में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रेडिएशन। ओके, रेडिएशन क्या होता है? देखिए, इसमें कुछ जो फर्स्ट लॉ है, ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, every substance above 0 Kelvin, this is your 0 Kelvin, Kelvin emits radiation in form of electromagnetic waves। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा, जिसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो रेडिएशन का जो आप देखते हैं कि सन से डायरेक्टली हमारे पास हीट कैसे आता है, इन फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन। सन से हमारे पास हीट आता है इन फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन। या आप अगर सपोज आप देखते हैं कि कोई फायर है, फायर से आप थोड़ी दूरी पे होते हैं, फिर भी आप हीट महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? रेडिएशन के कारण आपके पास हीट आता है। ओके, तो इसमें इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्या है? इसका फास्ट रेडिएशन जो है फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। और इसका थर्मल रेडिएशन का रेंज जो होता है, वेव के फॉर्म में हमारा जो उसका आप बोल सकते हैं कि उसका वेवलेंथ कितना होता है, तो इसका 0.1 माइक्रोमीटर टू द 100 1 मिनट। ओके, तो 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होता है। थर्मल रेडिएशन क्या होता है? थर्मल रेडिएशन जो होता है हमारा, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। जो थर्मल रेडिएशन में यूवी रेज होते हैं, इंफ्रारेड रेज होते हैं, विजिबल रेज होते हैं। ओके, ओनली इन दिस वेवलेंथ रेंज व्हेन ऑब्जर्व्ड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके, एंड इसको थर्मल रेडिएशन बोलते हैं। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन के बारे में देखना है। जैसे कि सपोज हमारे पास एक सरफेस है, और इस सरफेस का कुछ अपना प्रॉपर्टी है कि इसका कुछ एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होगा, रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होगा, एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी होगा। जैसे कहने का मतलब है कि कोई हमारे पास हीट आ रहा है, सपोज 100 हीट आया, तो 100 हीट कुछ क्या हो जाएगा, इस बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। सपोज एग्जांपल, एब्जॉर्ब हो गया 50%, ट्रांसफर हो गया हमारा सपोज 40, एंड रिफ्लेक्ट हो गया हमारा 10। ओके, तो दिस इज योर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 50 प्लस 40। तो ये आपका एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, जो हमारा हीट है वो कंजर्व रहेगा। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्यू से फिर डिवाइड कर देते हैं। क्यू बराबर क्या हो गया हमारा, क्यू रेडिएशन, क्यू एब्जॉर्प्शन और क्यू ट्रांसफर। ओके, जो इसको इसको जैसे ही क्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे, एक रिलेशन आएगा हमारा कुछ इस तरीके का। तो जो इस तरीके का रिलेशन आया, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू आर बाई क्यू रिफ्लेक्सिविटी, जिसको रो से डिनोट कर रहे हैं हम अपने यहाँ पर। क्यू ए बाई क्यू, जो टोटल हीट आया, कितना एब्जॉर्ब हुआ, इसको एब्जॉर्बिविटी बोलते हैं, अल्फा जिसको हम लोग बोल रहे हैं। क्यू टी बाई क्यू, इसको ट्रांसमिटिविटी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका एक फाइनल रिलेशन होगी, दिस इज योर फाइनल रिलेशन। तो बेसिकली इस पे 1 मार्क्स के छोटे छोटे मार्क्स के क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे इस इक्वेशन को।
इस इक्वेशन में देखेंगे हम लोग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए जैसे आपके पास सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी क्या करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा और कुछ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। ओके, ट्रांसमिट नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास सॉलिड कोई सपोज सरफेस है, इस सरफेस पे कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा एंड कुछ रिफ्लेक्ट होगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो इसका जो क्यू टी जो है, जिसको हमने क्या बोला था, ट्रांसमिटिविटी बोला था इसको हमने, इसमें इसका जो वैल्यू हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू जीरो होगा, अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1 हो जाएगा। सच बॉडीज आर नोन एज ओपेक बॉडी। ठीक है ना, इसको साइंटिफिकली ओपेक बॉडी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है, जीरो ट्रांसमिसिविटी। ओके, इसके बाद गैसेस, गैसेस के लिए रो जो होता है हमारे पास, रो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई फ्री सरफेस नहीं है। रो क्या है यहाँ पे हमारा, रो जो है, रो जो हमने किसको डिफाइन किया है, रिफ्लेक्टिविटी को हमने डिफाइन किया है, रिफ्लेक्टिविटी को रो डिफाइन किया है। अगर हमारे पास गैसेस है तो गैसेस कोई रिफ्लेक्शन नहीं करेगा हीट का। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसफर करेगा, और ये क्या करेगा, कोई हमारा क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो गैसेस के लिए रो जीरो होता है क्योंकि फ्री सरफेस नहीं होता है। तो इस इक्वेशन में इसको रखेंगे तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। इसके बाद फॉर ब्लैक बॉडी अल्फा बिकम्स 1। अल्फा के लिए क्या होता है, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं हुआ कि ब्लैक आपका वो ब्लैक होगा। ठीक है ना, ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं होगा कि उसका सरफेस जो होगा ब्लैक कलर का होगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी में क्या होता है कि अल्फा इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा जब 1 हो जाए, अल्फा अगर 1 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन पावर क्या है, 100% है। ठीक है ना, अल्फा 1 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि एब्जॉर्बिलिटी इसका क्या है, 1 है। और इसका मतलब ये हो गया कि जब वैल्यू 1 हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि रो प्लस ताऊ का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन से आपको फाइनली यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, ये वही चीजें लिखी गई हैं। कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग टू डू विथ द ब्लैक एंड व्हाइट बॉडी। ओके, it is the surface characteristics that decide whether the body is black or white. ओके, स्नो जो आपका आइस जो है वो देखने में वाइट है, वाइट दिखता है, लेकिन है वो ब्लैक बॉडी। ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है इसका मैक्सिमम होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है मैक्सिमम होता है। अब देखिए, एक टर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट इन कोल्ड कंडीशंस। ये सब रेडिएशंस के ही पार्ट हैं, जो बेसिकली आप ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते भी हैं, नाम तो सुना ही है, इन्वायरमेंटल में और ये सारी चीज़ें में पढ़ाया जाता है। इन कूल कंडीशंस प्लांट आर ग्रोन बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के मेथड से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। एंड इसमें क्या होता है, द ग्लास अलाउ टू द विजिबल लेंथ। इस तरीके का एक ग्लास होता है, उस ग्लास में विजिबल रेंज को पास करने की क्षमता होती है, एंड जो कि ग्रीन हाउस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके साथ जो रेडिएशन इमिट किया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि visible range of radiation into the greenhouse, and this is absorbed by substance in greenhouse and subsequently emit radiation. This radiation is in infrared region for which glass is opaque, and thereby heat is trapped inside only, and this is known as greenhouse effect. इसमें इस तरीके का ग्लास होता है, जो ग्लास क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन हीट को बाहर नहीं जाने देगा। समझ पा रहे हैं ना,
हीट को ऑब्जर्व कर लेगा लेकिन हीट को बाहर नहीं जाने देगा। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन डायग्राम दिखाया गया है, इसमें विजिबल रेंज आ रहा है, ठीक है। और इंफ्रारेड जो है यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर इंफ्रारेड आएगा वो यहाँ पे ट्रैप हो जा रहा है। ट्रैप होने के कारण आप देख सकते हैं कि इसका हीट, इसका क्या होगा, ओवरऑल इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा प्लांट जल्दी ग्रो हो जाएगा। यानी ठंडे कोल्ड प्लेसेस में भी इसको ग्रो करा सकते हैं। उसी तरह कार का एग्जांपल है, जब आप कार का जो मिरर होता है, ये जो विंडो होता है, इसको पूरी तरीके से क्लोज करेंगे और आपने इसको क्या किया है, अपने सन चिलचिलाती हुई धूप है और उसमें आप इसको पार्क किए हैं कहीं, तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। अगर आप इसको फुली तरह क्लोज रखेंगे तो क्या हो जाता है, कभी कभी ये जो ग्लास है ये ब्लास्ट भी हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कभी कभी कारों में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स बनाए होते हैं एयर निकलने के लिए। अगर इसको फुली पैक्ड कर दिया जाता है तो क्या होता है, ये शीशा टूट जाता है, ठीक है। इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कार में अगर आप पूरे शीशे को, चारों बगल के शीशे को बंद रखेंगे। अब देखिए ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ बातें की गई हैं। ब्लैक बॉडी, important points with respect to the black body. It absorbs all radiation falling on it. इसका अल्फा क्या होगा, 1 होगा। ये कोई ट्रांसमिट और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसका दोनों का 0 होगा वैल्यू। एंड इसके बाद इट इज एब्जॉर्ब दैट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर ब्लैक emits maximum radiation compared to the ब्लैक बॉडी। ये ऐसा देखा गया कि हम मैक्सिमम रेडिएशन क्या होता है, इमिट करता है और इमिट करने के साथ साथ एब्जॉर्बर भी है, ठीक है ना। ये परफेक्ट इमिटर भी है, एब्जॉर्बर भी है, ठीक है। आप देखेंगे कि ऐसा क्या बात है कि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करता है या ये रिफ्लेक्ट करता है। तो आप देखेंगे इसमें सपोज एक क्या कीजिए, मतलब कि एक एग्जांपल लेना है। एक स्फीयर है हमारे पास और स्फीयर में एक स्मॉल होल किया हमने और स्मॉल होल किया हमने और स्मॉल होल करेंगे तो इसका जो लाइट है ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा और यहाँ से ये इस तरीके का, मतलब कि इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा और ये की लाइट क्या हो रहा है, बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइट है ट्रैप हो जाएगा और आपका हीट मतलब कि आप दे, मतलब इसका एब्जॉर्बिविटी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद कुछ लॉ ऑफ रेडिएशंस हैं, प्लैंक्स लॉ है। प्लैंक्स लॉ ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए दिया गया है, ठीक है। पार्टिकुलर वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट पार्टिकुलर वेवलेंथ के लिए दिया गया है। एंड इसमें देखेंगे कि इसका इमेसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इसका ये वैल्यू होता है। ये मतलब कि एक्सपेरिमेंटल है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसे बेसिकली स्टीफन, इसी को इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आता है, जो कि आपने नाम सुना होगा इसका। और यही इसमें क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में इट गिव्स टोटल इमेसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सन के द्वारा मोनोक्रोमेटिक लाइट तो नहीं दिया जाता है, बहुत सारे लाइट्स का कम्बिनेशन होता है। हर टाइप्स के उसमें रेडिएशंस होते हैं, हर वेवलेंथ के रेडिएशंस होते हैं। और उस रेडिएशन में आप देखेंगे कि इंफ्रारेड भी है, विजिबल रेड भी है, सारे हैं। उन सारे रेडिएशंस को अगर हमने ऐड किया और ऐड करके ये फाइनली इंटीग्रेट किया 0 से इन्फिनिटी तक ऑल लेमडाज को, तो आपका ये आएगा। इसमें फाइनली ई बी बराबर क्या होता है, इमिशन रेडिएशन है और रेडिएशन और सिग्मा क्या है, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 20 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन
बोल्ट्जमैन लॉ है। और इसके बाद विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक छोटा सा है। अकॉर्डिंग टू द विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ at which maximum emissive power occurs and corresponding temperature is constant। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से देख सकते हैं इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये एक टाउ मैक्स है, वेवलेंथ है, उसके कोरस्पॉन्डिंग T1 है, टाउ मैक्स 2 के कोरस्पॉन्डिंग आप देख रहे हैं कि कोई टेम्परेचर पे ये ग्राफ देखिए, ये एक्सपेरिमेंट, ये जो कर्व का ग्राफ है कुछ इस तरीके से वैरी होगा। आप बोलेंगे सर ये ग्राफ कैसे आपने ड्रॉ कर दिया? ये एक्चुअली में इस इक्वेशन को आप देखेंगे क्योंकि इक्वेशन में आप देख रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का वेरिएशन इस केस के लिए कुछ इस तरीके से है। और इसमें T1 पे ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, T2 पे ग्राफ इस तरीके से जा रहा है। यहाँ पे T के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे T है, T के रिस्पेक्ट में इसका वेरिएशन कुछ इस तरीके से है। और इसमें देखा गया, क्या देखा गया मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ में कि कोई एक मैक्सिमम हमारे पास लेमडा है, उसके कोरस्पॉन्डिंग T1 है, वो क्या होगा, बराबर होता है लेमडा मैक्स टू T2 लेमडा मैक्स T3 कांस्टेंट। ठीक है, दिस इज योर मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देखिए कि फाइनली ऑब्जर्वेशन क्या मिला, लेमडा मैक्स इंटू टी इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, लेमडा मैक्स इंटू टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यहाँ से द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज कंटिन्यूअस ओवर ऑल वेवलेंथ। ठीक है, इसके बाद ई रेडिएशन, ये क्या होता है, टोटल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज नोन एज ई रेडिएशन। जैसे कि टोटल कितना हमारे पास रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है किसी सरफेस पे, उसको ई रेडिएशन बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद एक छोटा सा है इमिसिविटी। इमिसिविटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। जैसे कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, और बॉडी कुछ ना कुछ रेडिएट कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रेडिएट ब्लैक बॉडी करता है। तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इमिसिविटी किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है, विथ रिस्पेक्ट टू द ब्लैक बॉडी। ठीक है, और ब्लैक बॉडी का हमने देखा ई भी बराबर होता है सिग्मा टी टू द पावर 4। यहाँ पे देखा था ना अभी, अभी उसी के लिए यहाँ पे इक्वेशन डिफाइन किया गया है, उसी के लिए यहाँ पे इक्वेशन डिफाइन किया गया है ऑफ ए ब्लैक बॉडी। स्टीफन बोल्ट्जमैन कौन लॉ किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए है। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए है। इसके बाद इमिसिविटी हमने देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि ब्लैक बॉडी के लिए कंडीशन होता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, स्पेकुलर, डायरेक्शनल एंड डिफ्यूजन। कुछ रिफ्लेक्शन के टाइप्स होते हैं, जैसे कि ये तो आप जानते हैं मिरर लाइट, ये इंसिडेंट हुआ और उसी एंगल पे आपका रिफ्लेक्ट हो गया। एक होता है डायरेक्शनल, डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, यहाँ से कुछ इस तरीके का वेरिएशन हो जाएगा, वो ये जो है मिरर लाइट नहीं होगा। और ये जो डिफ्यूज होता है, ये कुछ इस तरीके का हमारा वेरिएशन होगा इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये सरफेस इज सेड टू बी डिफ्यूज सरफेस व्हेन रेडिएशन प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो किसी सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज सरफेस कब बोलेंगे, जब इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। दिस assumption diffuse is mode to simplify the analysis। ठीक है, इसको हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, देखिए हमारा मेन मोटिव है कि सब्जेक्ट को आसान बनाना। जब सब्जेक्ट को आसान बना लेंगे, जब जीरो से कुछ स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग 1 लाख पहुंच सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। उसी तरह इस सब्जेक्ट को आसान बनाना है, इसके बाद हम लोग हायर स्टडीज में इसको क्या किया जाता है, एलाबोरेट किया जाता है। लेकिन जो है जितना सिंप्लीफाइड मोड में जितना हम लोग को पढ़ना है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग डिफ्यूज सरफेस का क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब आपने डिफ्यूज सरफेस की इसका सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। ओके, ग्रे सरफेस क्या होता है, जैसे ब्लैक सरफेस हमने देखा, उसी तरह ग्रे सरफेस होता है।
A surface is said to gray surface body. A surface is said to be gray surface if incident properties are independent of wavelength. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो रेडिएशन प्रॉपर्टीज है वो वेवलेंथ के से स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट है, वेवलेंथ पे कोई डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रियल बॉडी एंड और सब एंड दिस इज आवर ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन ये तो होगा ईबी होगा, एंड सपोज एक रियल बॉडी का क्या होगा हमारा ई होगा। ठीक है, तो ब्लैक ग्रे सरफेस कब बोलेंगे जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन में आपको दिखाया गया, यहाँ पे दिखाया गया, इसमें देखिए फॉर एग्जांपल ये रियल सरफेस है, वेवलेंथ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे ये लाइन कांस्टेंट है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा रेडिएशन का प्रॉपर्टी है, विथ रिस्पेक्ट टू द लैम्डा डज नॉट चेंज। आपके लैम्डा के रिस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब देखिए किरचॉफ्स लॉ अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्सिविटी इज कांस्टेंट, यानी ई बाई अल्फा को कांस्टेंट यहाँ पे बोला गया है, मतलब कि थर्मल इक्विलिब्रियम अगर यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, इसको क्या बोल, उस समय रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्सिविटी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये फर्स्ट बॉडी के लिए, सेकेंड बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए, और यहाँ से ई वन बाई अल्फा वन ई बी के बराबर हो जाएगा, और अल्फा वन बराबर ई वन बी वन हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम इमिसिविटी एंड एब्जॉर्सिविटी आर सेम। थर्मल इक्विलिब्रियम कभी भी बोला जाएगा तो इमिसिविटी एंड एब्जॉर्सिविटी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। शेप फैक्टर, ज्योमेट्रिक फैक्टर, रेडिएशन फैक्टर, कन्फिगरेशन फैक्टर एंड व्यू फैक्टर, ये सारी चीजें एक ही हैं, और इसको क्या है ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है ना, जहाँ तक अभी तक हमने देखा, ये बेसिकली रेडिएशन का आपका बेसिक पार्ट था। तो इसमें हमने देखा कि रेडिएशंस क्या होता है, एब्जॉर्बिविटी क्या होता है, रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है। तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखिए एक शेप फैक्टर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू बॉडीज हैं हमारे पास। ठीक है, टू बॉडीज हैं A1 एंड A2, A1 एंड A2, A1 एंड A2। A1 कुछ रेडिएशन दे रहा होगा A2 को, एंड A2 कुछ रेडिएशन भेज रहा होगा A1 को, है ना। जैसे कि रेडिएशन किसी को किसी पे तो जा सकता है, इसका भी कुछ टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री है, इसका सपोज 0 डिग्री है, तो हमने देखा ना 0 सेल्सियस है, यानी 270 डिग्री केल्विन है, और दिस इज योर 303 केल्विन। ओके, तो ये भी कुछ अपना रेडिएशन इमिट करेगा, ये भी इमिट करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सेफ फैक्टर क्या है, जैसे कि फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द सरफेस वन, इसके द्वारा जो फ्रैक्शन ऑफ इमिट किया गया किस पे, A2 पे, जैसे 0.4 हो सकता है। जैसे मैं 100 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि सारा आप एब्जॉर्ब कर पाए, ऐसा तो नहीं है। कोई किसी के पास एब्जॉर्बिलिटी 100% तो नहीं होती है। तो इसी को F1 तो क्या है, ये सेफ फैक्टर है। सेफ फैक्टर मतलब कितना परसेंटेज इस पे इसका एनर्जी जाएगा, रेडिएशन जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो F1 तो इस तरह डिफाइन किया गया है, द सेफ फैक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द जियोमेट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। इसका जियोमेट्री क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, और दिस इज नथिंग टू डू विथ सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सरफेस। उसको कोई मतलब नहीं है सरफेस कैसा है और टेम्परेचर, मतलब कि, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपका जियोमेट्री पर, किस तरीके से आपने दो ऑब्जेक्ट को आमने सामने रखा है। ठीक है, किस तरीके से आमने सामने रखा है। ठीक है, इसके बाद
रेसिप्रोकेटिव थ्योरम, इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि A1 F1 2 इक्वल टू A2 F2 1। दिस इज योर, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्ट रेसिप्रोकेटिव बोलते हैं कि जो रेडिएशन रिलीज कर रहा होगा वही एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए समेशन थ्योरम एक होता है, ये आपका समेशन रूल होता है। इसमें देखेंगे कि जो हमारा F11 है, F11 क्या है, जो एब्जॉर्ब किया गया, यहाँ पे खुद के द्वारा खुद पे, प्लस F12 जो खुद से यहाँ पे देखा गया बॉडी 1 पे, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बॉडी हैं, 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी, 4 बॉडी। इसमें देखा गया कि 1 से 2 में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, हमारा जो F12 वैल्यू 11 का वैल्यू F12 13 जो रिफ्लेक्सिविटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, उसका समेशन आप करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। इसके बाद इफ ए सरफेस इज बाउंडेड बाय सिमिलर सरफेस देन द शेप फैक्टर विल बी 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये एक सरफेस है, ये किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस है, किसी अनदर ऑब्जेक्ट का सरफेस है, किसी ये थर्ड ऑब्जेक्ट का सरफेस है। तो जो F11 है, मतलब F11 प्लस F12 प्लस F13 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये हमने यहाँ से देखा, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे तो समेशन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ये 3 ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे, ये दिख रहा है ना, ये सेम ओरिएंटेशन है, इन दोनों का सेम ओरिएंटेशन है। सेम ओरिएंटेशन होने के कारण क्या हो जाएगा कि इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। और इफ 11 का वैल्यू क्यों जो है 0 होगा, फ्लैट सरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बात बोलूँ कि ये आपके पास एक सरफेस है, दिस इज योर सरफेस, तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा ये खुद को कैसे ऑब्जर्व करेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कर्व सरफेस होता, सपोज ये सरफेस है और यहाँ से कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ का जैसे सब कुछ 50 जूल एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ, तो देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पहुंच जा रहा है, इसका कुछ हिस्सा पहुंचेगा, मान लीजिए 20 जूल, ठीक है ना। तो इस में देख रहे हैं कि हाँ कुछ एब्जॉर्ब, खुद बॉडी अपने आप से रिलीज कर रहा है और खुद ही एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन फ्लैट सरफेस में ऐसा नहीं है, वो खुद सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब ही करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए सेल्फ व्यू फैक्टर ऑफ F11 F22 F33, ये मतलब F33 का मतलब है कि खुद का ऑब्जेक्ट खुद पे कितना वेरिएशन हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना, ये चीज है। और एक ये तो हमने कनकेव सरफेस के लिए दिखाया। कन्वेक्स सरफेस के लिए भी क्या होता है, F11 मतलब 0 होगा। जैसे कि ये कन्वेक्स सरफेस है, यहाँ से रेडिएशन हो रहा 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 है। तो इन सारे रेडिएशन का कोई भी हिस्सा इसके खुद पे नहीं आ रहा है। तो फ्लैट सरफेस और कन्वेक्स सरफेस के लिए सेल्फ व्यू फैक्टर का वैल्यू क्या होता है हमारा, क्या होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक जो ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस एरिया आपका A1 है, सरफेस एरिया A1 है, इसका सरफेस एरिया A3 है एंड A4 है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं और इस टोटल का एरिया है A2, ठीक है ना। इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट्स है आपका A3 एंड A4। देखिए A3 एंड A4 इन दोनों को मिलाकर क्या है, A2 है, ठीक है। A1 के द्वारा जो रिफ्लेक्शन इस बॉडी पे, कौन से बॉडी पे A1 के द्वारा जो इसका कुछ अपना शेप फैक्टर है F12 अपना शेप फैक्टर है, ठीक है। F12 शेप फैक्टर है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को कंसीडर ले रहा हूँ। सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। इसका सरफेस एरिया है A2। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसके द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाएगा वही इसके द्वारा एब्जॉर्ब भी किया जाएगा। तो A1 F1 बरा F12 इक्वल टू A1 F13। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो इसका F A1 इंटू
F13 इसका एब्जॉर्बिविटी क्या है, मतलब सेफ फैक्टर क्या है, और इसका क्या है, यहाँ से F12 बराबर F31 आ जाएगा। F12 इक्वल टू F13 प्लस F14। उसी तरह एक दूसरा ये है, इसमें आप देखेंगे इसके द्वारा कुछ रेडिएट किया जा रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के द्वारा अपना अपना। इसमें आप देखेंगे कि A1 दिस इज योर A1 इंटू F12, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्ट दोनों का मिलाकर कुछ अपना सेफ फैक्टर होगा F12 इक्वल टू A3 इंटू F32 प्लस F42, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई भी एरिया एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आपका फाइनली एरिया और वो सारी कंडीशंस दिए रहे हैं क्वेश्चन में, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए नेट रेडिएटिव हीट ट्रांसफर बिटवीन टू ब्लैक बॉडीज। अभी हम लोग टू ब्लैक बॉडीज के बीच का हम लोग रेडिएटिव हीट ट्रांसफर देखेंगे कि टू ब्लैक बॉडीज के बीच, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि रेडिएशन इमिटेड बाय वन, एक ऑब्जेक्ट है हमारा वन है, सिग्मा इसका रेडिएशन अभी देखा था ना, सिग्मा T1 का 4 स्क्वायर, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल हीट मिल जाएगा A1 T1 to the power 4, the fraction of heat radiation by 1 on falling on 2 is F1। देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसका एप्लीकेशन हो रहा है कि कितना रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, वो सेफ फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सेफ फैक्टर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। एंड द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय 2 इज सिग्मा A1 T1 F12, ठीक है ना। 2 के द्वारा एब्जॉर्ब इतना किया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली रेडिएशन इमिटेड बाय फॉलिंग ऑन 1 एंड एब्जॉर्बेड बाय द 1 इज इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नेट रेडिएटिव हीट ट्रांसफर कितना होगा। मैंने बताया था ना, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ये रिलीज करेगा कुछ ये रिलीज करेगा, लेकिन इसको नेट कितना के फायदा हुआ, कितना इसको मिला, उसको निकालने के लिए ये बेसिकली दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम, और सेफ फैक्टर अभी देखा था दोनों का A1 F12 इक्वल टू A2 F21 दोनों बराबर होते हैं, और यहाँ से Q का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे Q12 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा A1 F1 T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4, ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, डिटरमाइन F13 एंड 31, मतलब आपको सेफ फैक्टर निकालना है। 3 यहाँ पे सरफेसेस हैं, दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2 एंड दिस इज सरफेस 3। तो बेसिकली जो A1 से रेडिएशन होगा किस पे जाएगा, A2 सरफेस पे एंड A3 सरफेस पे, ठीक है, बोथ सरफेसेस पे जाएगा। तो यहाँ से रेडिएशन जो गया इन दोनों सरफेसेस पे जाएगा, A2 सरफेस एंड A3 सरफेस। तो कितना रेडिएशन जा रहा है पहले निकालेंगे, और कितना कितना इंडिविजुअली गया, इन दोनों का समेशन को ऐड करेंगे तो आपका ये इक्वेशन आएगा। और यहाँ से जो अननोन क्वांटिटी है F13 आपको मिल जाएगा। और रेसिप्रोकेसिटी थ्योरम रिलेशन से आपको यहाँ से F31 का भी वैल्यू आ जाएगा। इसको नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली आपको Q12 एंड Q21 निकालना है, जैसे कि डिटरमाइन द नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन A1 A2 एज शोन इन द फिगर। अज्यूम ऑल सरफेसेस आर ब्लैक, मतलब ब्लैक बॉडी आपको मानना है। इसमें कुछ सेफ फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो उसके रिलेशन से जब आप इसको देखेंगे, जैसे कि बारी बारी से कि Q12 का वैल्यू तो ये होगा ही, और सेफ फैक्टर का रिलेशन निकाल कर और इन सारे रिलेशंस को कंबाइन करके तो आपको F41 का वैल्यू आएगा, फिर F61 का वैल्यू आएगा, फिर 61 जैसे ही वैल्यू आ गया तो रेसिप्रोकेसिटी थ्योरम लगाकर आप F16 का भी वैल्यू निकाल लेंगे। और फाइनली बेसिकली आपको निकालना क्या है कि Q12 निकालना है। तो Q12 निकाला तो 12 इफ सेफ फैक्टर तो मालूम होना चाहिए, सेफ फैक्टर 12 निकालने के लिए ये सब सारी चीज़ें हमने किया, ठीक है। और यहाँ से Q का वैल्यू ये आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें आपको सेफ फैक्टर का रिलेशन देखना है। और इसके बाद हम लोग इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रेडियोसिटी।
रेडियोसिटी क्या है, और जैसे देखिए इट इज द टोटल रेडिएशन लिविंग द सरफेस। ये क्या है एक्चुअली में, ये टोटल रेडिएशन जो है लीव कर रहा है हमारे सरफेस से, वो चीज है। जैसे कि जी हमारा क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ से कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ओपेक मीडियम है, ठीक है, और यहाँ से जो है हमारा कितना रेडिएशन लीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो यहाँ से जी जो है, ये जी, एक 1 मिनट, यहाँ से जो जी जी रेडिएशन आ रहा है, इसका कुछ रेडिएशन बाहर की तरफ जा रहा है, कुछ इमिसिविटी के कारण ये आपको बाहर जा रहा है। तो कितना रेडिएशन बाहर गया, दोनों का ऐड करेंगे, सपोज जे आपका बाहर गया, ठीक है ना, जे आपका दोनों बाहर गया, रो जी एंड ई, ई इंटू जो इमिसिविटी का रेडिएशन है, उन दोनों को ऐड किया हमने, जे वही तो है ना, कितना रेडिएशन बाहर जा रहा है, लीव कर रहा है सरफेस, उसी को रेडियोसिटी बोलते हैं। और यहाँ से जी का वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ से जी का वैल्यू आ जाएगा, 1 मिनट प्लीज वेट। और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से जी का वैल्यू आ जाएगा, और जी जो है, तो ये एक्चुअली में डिफाइन किया गया है इसी तरीके से। और इसमें जो रो हमने देखा था 1 - अल्फा होगा, और अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, इमिसिविटी होता है, जो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ हमने ब्लैक बॉडी के लिए प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले, और अल्फा प्लस गामा प्लस टाउ इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से जब इसको फाइनली आप यहाँ पे नेट रेडिएशन देखेंगे, कितना नेट रेडिएशन लीव कर रहा है, सपोज यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है जी और प्रोड्यूस हो रहा है जे, इन दोनों का जब माइनस कीजिएगा, डिफरेंस लीजिएगा, तो आपका यहाँ से नेट रेडिएशन लिविंग ये आएगा, ठीक है, नेट रेडिएशन लिविंग यह आएगा, और टोटल रेडिएशन लिविंग टू द सरफेस ये होगा। एरिया से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, कितना हीट मतलब रेडिएट हुआ ये हो गया। अब जैसे हम लोग देखे थे डेल्टा टी बराबर क्यू इंटू आर, ओके, तो इसी तरह इसको भी हम लोग थोड़ा सा मान रहे हैं क्या, कि जैसे कि ये जो है ई बाई ए, इसको नीचे हमने लाया, और ई बाई ई बी माइनस जे जो है रेडियोसिटी है जो हमारा, इसको इस तरीके से कंपेयर किया, तो हमारे पास जो आर थर्मल है, आर थर्मल का वैल्यू हो जाता है 1 - इमिसिविटी ई ए, ठीक है, इमिसिविटी इंटू एरिया। तो बेसिकली ये हमने क्यों किया, इतना सारी चीजें क्यों की, हमने एक्चुअली में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, और थर्मल रेडिएशन का जो हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, कंडक्शन में रेजिस्टेंस कितना था, कन्वेक्शन में रेजिस्टेंस कितना था, उसी तरह रेडिएशन में भी हमने रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश की। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें अभी तक हमने देखी। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू हो गया, 1 - इमिसिविटी बाई ई ए, ठीक है, सरफेस रेजिस्टेंस हो गया। ब्लैक बॉडी के लिए ई का वैल्यू मतलब इमिसिविटी का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं सरफेस रेजिस्टेंस फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है, 1 - इमिसिविटी बाई इमिसिविटी इंटू एरिया। अब देखिए टोटल रेडिएशन लिविंग 1 एंड फॉलिंग ऑन 2, ये आपका जो हम लोग अभी तक करते आ रहे थे, इसमें से भी दो, जैसे कि कितना एक्सचेंज हो रहा है, उस एक्सचेंज का जो हमने देखा, जैसे कि सरफेस के द्वारा दो सरफेस रेडिएट कर रहे हैं, दो सरफेस के कारण कितना हमारा थर्मल रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, थर्मल रेजिस्टेंस कितना है, वो हमारा ये होगा, ठीक है। दो बॉडीज हैं, जैसे ये ब्लैक बॉडी 1 है एंड ब्लैक बॉडी 2 है, इसका कुछ अपना सरफेस रेजिस्टेंस होगा, इसका कुछ सरफेस रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, जो कि सरफेस फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो वही चीज यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक फाइनली ये इक्वेशन आएगा Q12 के वैल्यू में, फाइनली इमिसिविटी एंड सरफेस फैक्टर और एरिया में रिलेशन, ठीक है, क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है तो बताइए।
और यहाँ पे फाइनली इसको देखिए प्रूफ हमने एक्चुअली इसका प्रूफ इसमें दिया हुआ है, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है गेट के लिए, तब सिर्फ आपको फाइनल इक्वेशन याद होना चाहिए और कैसे फंडामेंटल्स इक्वेशन इसमें एक दूसरे से अटैच्ड हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जैसे कि रेडिएटिव हीट एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडी इनक्लोजर्स। सपोज एक बॉडी ये है हमारा और इसके अंदर में एक छोटा सा बॉडी है, इन दोनों को बीच में एक्चुअली जो हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है, एक्चुअली ये जो इक्वेशन डिराइव किया है इसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्पेशल केस लेकर। ओके, स्पेशल केस लेकर यहीं पे हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। हेयर टू बॉडीज इनक्लोजर मीन्स हीट एक्सचेंज इज ऑकरिंग ओनली बिटवीन टू बॉडीज। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्मॉल बॉडी केप्ट इन लार्ज इनक्लोजर्स, ए स्मॉल बॉडीज क्या कर रहे हैं, लार्ज इनक्लोजर्स में ले रहे हैं, तो ऐसा इस बॉडी को मानेंगे ना कि इसका सरफेस एरिया बहुत स्मॉल है कंपेयर टू द ए टू, ठीक है। कंपेयर टू द ए टू इसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत कम है। जब ए टू है ही नहीं है इसका, तो इसका जो सेफ फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F11 का सेफ फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने क्या किया, उस एरिया को हमने नेग्लेक्ट मान लिया अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी इक्वेशन को आसान बनाने के लिए। और एक बहुत बड़े रूम में सपोज एक छोटा सा एलिमेंट रखे हैं, तो इसमें क्या होगा, उसका एरिया तो नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं। यहाँ से जब F12 का वैल्यू 1 है एंड F11 का वैल्यू क्या है आपका, जीरो है, और A1/A2 का वैल्यू जीरो है, तो आपका Q12 के बीच का रेडिएशन का बीच का आंसर यही होगा। तो देखिए जो स्पेशल केसेस मैं आपको बता रहा हूँ, यही केसेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब होते हैं। रेडिएशन तो एक अपना ही बहुत इसका ब्रोड है, अपना चैप्टर ही है, बुक ही है, लेकिन उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बेसिक्स बेसिक चीज़ें यही सारी चीज़ें पढ़नी है। केस टू में हमने क्या किया, टू फ्लैट प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं ऑफ लार्ज साइज, इन दोनों का एरिया सपोज ए है। F11 का अपना रेडियो क्या होगा कि सेल्फ व्यू फैक्टर जीरो होगा और F12 का सेल्फ व्यू फैक्टर 1 होगा। तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो फाइनली आपका ये इक्वेशन आएगा। एक थर्ड केस है आपका, थर्ड केस इज रेडिएटिव हीट एक्सचेंज बिटवीन टू कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। टू कंसेंट्रिक सिलेंडर्स के बीच में हमारा किस तरीके से हमारा रेडिएटिव हीट ट्रांसफर हो रहा है रेडिएशन के द्वारा, वो चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की गई हैं, जिसका Q12 का वैल्यू यह है, ठीक है। उसी तरह हमारा एक है स्फेयर के बीच का, स्फेयर के बीच का, तो स्फेयर का बीच का भी कुछ उसी तरीके से। इसमें क्या होगा कि जो सरफेस एरिया होता है जो हमारा किसमें, सिलेंडर में, वो प्रोपोर्शनल टू द जो सरफेस होता, ये जो सरफेस एरिया देख रहे हैं ये डायमीटर के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन इसमें जो देखते हैं जो स्फीयर का पाई आर स्क्वायर होता है, यानी पाई/r d/2 के पावर 2, यानी इसमें जो सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर होता है। तो बेसिकली ये दोनों देखने में सेम है, सिमिलर लिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है। स्फीयर के केस में डी स्क्वायर हो जाएगा और सिलेंडर के केस में d1/d2 रहेगा। अब देखिए एक होता है रेडिएशन सील्स, जैसे कि रेडिएशन सील्स आर यूज फॉर रिड्यूसिंग द हीट ट्रांसफर, देयरफॉर रेडिएशन सील मस्ट बी हाई रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है। तो रेडिएशन सील का यहाँ पे बात किया गया है, जैसे कि कहाँ पे रेडिएशन सील का यूज अगर सपोज हम लोग यूज कर रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसी का हम लोग यूज करके इसका विदाउट सील्ड, और मतलब कि दो कंडीशंस ले रहे हैं, विदाउट सील्ड एंड विद सील्ड, तो दोनों में क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे तो कंक्लूजन आएगा। और दोनों में ये देखिए क्यू विथ सील्ड का वैल्यू ये होगा, समझ पा रहे हैं ना, क्यू विथ सील्ड का वैल्यू यह होगा। और दोनों का रेशियो जब लेंगे, जैसे कि दोनों का रेशियो लेंगे क्यू विथ सील्ड एंड क्यू विदाउट सील्ड, इन दोनों का वैल्यू हाफ होता है, ठीक है। और बहुत सारे सील्स लगे हैं, सपोज ये नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, इसके बीच में एक प्लेट सील्ड लगा हुआ है, ये दूसरा सील्ड है, इस तरीके के बहुत सारे सील्ड होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बेसिक था किसका, रेडिएशन का बेसिक था। और इस पे क्वेश्चंस एक्चुअली मैं आज नहीं कलेक्ट कर पाया, और
इसके क्वेश्चंस बहुत आसान है, मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा कुछ क्वेश्चंस जो ये 4 केसेस पे बेस्ड हैं। मैं बता रहा हूँ इसी 4 केसेस से आएंगे। केस 4, केस 3, केस 2, केस 1 जो हमने देखा इसी पे ही बेस्ड होते हैं। सिर्फ आपको T1 का वैल्यू मालूम कर मतलब देख लेना है, T2 का वैल्यू क्या है, किस तरीके से डायमीटर रिलेटेड है, ये सारी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इसका मैं नोट्स अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ और आपको ध्यान यह रखना है कि इसको एक बार अपने से रिवीजन करके आप इसको क्वेश्चन बनाएंगे तो बनेंगे, ठीक है। रेडिएशन में जो मेन थिंग था कंडक्शन, कन्वेक्शन और हीट एक्सचेंजेस। रेडिएशन से बहुत कम सवाल आते हैं, मतलब कि आते हैं, एक दो आ जाते हैं, लेकिन ये आएंगे तो ये 4 जो हमारे केसेस हैं इसी पे बेस्ड रहेंगे। तो यहाँ तक समझ आया तो बताइए, यहाँ तक समझ आया ना आप लोगों को? हाँ तो और नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा आपको, और नेक्स्ट क्लास आपको ट्यूसडे एंड वेंसडे को होगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। ट्यूसडे एंड मैथमेटिक्स आपको रेगुलर करना चाहिए, वो 14 to 15 मार्क्स का आता है। और इधर टेक्निकल सब्जेक्ट चल रहे हैं और आपका टेक्निकल सब्जेक्ट आपका न्यू स्टार्ट होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा होगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ओके। तो यहाँ तक तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नेक्स्ट सैटरडे को होगा, मतलब आने वाले सैटरडे को होगा, और मैथमेटिक्स आपका ट्यूसडे एंड वेंसडे को होगा, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल।